हेलो गाइस, वेलकम टू द ब्लॉग। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कनाडा के जो वीज़ा की रिफ्यूज़ल आ रही है वो इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ गई है और आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि आपका जो फाइल है वो क्रीम प्रोफाइल के अंदर आ जाए और जल्दी से आपका वीज़ा आ जाए। ये वाला क्वेश्चन मेरे से कितने ही लोगों ने पूछा है कि कैसे हम अपनी फाइल को लॉन्च करें, क्या क्या ऐसा करें कि हमारी जो फाइल है वो जल्दी से वीज़ा आ जाए, रिजेक्ट ना हो। क्योंकि इस टाइम पे जो रिजेक्शन रेट चल रहा है वो चल रहा है 50 to 60%। और मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि अभी फाइल लॉन्च मत करें। अगर आपने कर दी है तो फिर तो आप कुछ कर नहीं सकते, अगर नहीं की तो थोड़ा सा वेट कर लें, क्योंकि इस टाइम पे एम्बेसी में जो फाइल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा है। 20-25 लाख फाइल्स हैं, उनमें से 14-15 लाख तो स्टूडेंट की फाइल है। तो वो क्या कर रहे हैं, अभी जो क्रीम पर फाइल है उसको ही उठा रहे हैं, दूसरी वाली फाइल को सीधा रिजेक्ट कर रहे हैं। जैसे कि आप लगा लो नॉन एसडीएस की पीटीई हो गया या 5.5 बैंड वाले हो गए, उनके भी वीज़ा बिल्कुल सीधे रिजेक्ट कर रहे हैं। और जिनके 6.6 बैंड हैं उनके भी वीज़ा रिजेक्ट हो रहे हैं। 7 और 7.5 बैंड्स वालों के ही वीज़ा आ रहे हैं। या जिनका कोर्स की रेलिवेंसी नहीं है, मतलब कि कोई भी कोर्स उठा लिया, जैसा एजेंट ने बोला वैसे कोर्स उठा लिया, उनके भी वीज़ा डायरेक्ट रिजेक्ट हो रहे हैं। कुछ टाइम नहीं लगा रहे, वो विद इन दी रिजल्ट आ रहे हैं, उनके 1 मंथ के अंदर अंदर रिजल्ट आ रहे हैं, सीधी रिजेक्शन आ रही है। और जिनके रिजल्ट नहीं आ रहे उनके 8-8, 10-10 महीने हो गए, उनका कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा। सो आप ऐसा सोच रहे हो कि कनाडा ने वीज़ा देने बंद कर दिए हैं, सारा कुछ ऐसा हो गया, तो ऐसे कुछ नहीं होता। ये टाइम पीरियड चलता होता है, थोड़ा सा हार्ड टाइम आता होता है, हर बार आता है। मेरे टाइम पे भी आया था, मैंने अपनी वीडियो में बताया है। पीपीआर वाली मेरी वीडियो देखोगे आप पीछे, तो उसमें मैंने सारा बताया हुआ है कि कैसे कैसे क्या क्या जो र्यूमर्स चलती हैं, कौन कौन सी कंडीशन आती हैं। क्योंकि ये एक ना इनका एम्बेसी का फेस चलता है कि जिसमें ये पूरे के पूरे वीज़ा देते जाते हैं, सबको वीज़ा देते हैं। फिर आता है कि ये किसी को भी वीज़ा नहीं देते, सबके रिजेक्ट करते हैं। स्पोज वालों के वीज़ा आते हैं, स्टूडेंट के वीज़ा बिल्कुल कैंसिल कर देते हैं। तो ये कुछ ऐसे टाइम के साथ साथ इनका ये शिफ्ट होता रहता है। लेकिन जो आपने चीज़ों का ध्यान रखना है वो ये रखना है कि एसओपी अपनी अच्छे से बनाओ। और इस बार मैंने सबको बोला है कि फ़ंड्स की कोई नीड नहीं होती, लेकिन मेरे को काफ़ी बच्चों के जो हैं वो मैसेज आए कि उन्होंने बोला है कि जो फंड्स हैं उसके लिए ही एम्बेसी जो है उनको बोल रही है। क्योंकि जब मैंने की थी तब ऐसे फंड का कोई चक्कर नहीं होता था इतना। तब आप जैसे भी करो आपके वीज़ा आ जाता था। आपको 2 चीज़ें शो करनी होती थी, आपकी 1 ईयर की फ़ीस एंड उसके साथ साथ आपको जीआईसी शो करनी होती थी, तो आपका वीज़ा आ जाता था। लेकिन अब वो एम्बेसी वाले बोल रहे हैं कि आपको फ़ंड भी शो करने पड़ेंगे, मतलब कि आपको आईटीआर लगाने पड़ेगी 10 लाख के आसपास। और उसके साथ अगर आपके पेरेंट्स के अकाउंट में थोड़े बहुत फंड्स बचे हैं तो वो भी आपको शो करने पड़ेंगे। उससे ही आपका फाइल जो है वो आगे बढ़ सकती है। एंड गाइस, जो सबसे मेन चीज़ है वो है आपकी एसओपी। अगर आपकी एसओपी सही नहीं है तो आपके वीज़ा कोई नहीं ला सकता, आपका रिजेक्शन आ ही जाएगा। एसओपी में वो 3-4 मेन चीज़ें देखते हैं। पहली चीज़ वो ये देखते हैं कि आपने कोर्स क्यों लिया, आपने कनाडा को चूज़ क्यों किया, उसका वैलिड रीज़न दो, अच्छे से उनको बताओ। कोई कहानियाँ मत लिखो बीच में, जो वैलिड रीज़न बनता है आप उसको पढ़ के देखो कि आप कन्विंस होते हो इस चीज़ से कि आपने कनाडा आने का रीज़न क्यों लिया। सबका रीज़न सेम होता है कि हमने वहाँ पे जाना है, पीआर लेनी है, ये करना है, वो करना है, लेकिन वहाँ पे लिखना है कि क्यों आए आप कनाडा। तो वो एक वैलिड रीज़न होना चाहिए ताकि वो अगले वाला बंदा कन्विंस हो सके। पता तो उनको भी है कि हम सब क्या करने आ रहे हैं यहाँ पे, हमारा क्या मकसद है। किसी ने वापस नहीं जाना, लेकिन फिर भी हमें लिखना पड़ता है कि हम वापस जाएंगे 2 साल के बाद, क्या करेंगे वहाँ पे जाके, कैसे करेंगे। ये सबको अच्छे से डिटेल में उनको एक्सप्लेन करो। और मैंने अपने ना एक फ्रेंड की एसओपी पढ़ी, उसने ना बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि मेरा यहाँ से कोर्स कंप्लीट होगा, उसके बाद मैं इंडिया जाऊँगा, इस कंपनी में मेरे को जॉब मिलेगी, ये पोजीशन पे मेरी जॉब होगी, अभी मैं इस पोजीशन पे काम करूँगा। अगर मेरे पास कनाडा का एक्सपीरियंस होगा तो फिर मैं यहाँ पे जाके काम करूँगा, ये मेरा पे रेट होगा, ये होगा। उसने पूरा अच्छे से बना के एक्सप्लेन किया हुआ था। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन जो आप एसओपी लिखो वो अपनी पर्सनल लिखें और खुद लिखें वो सारी की सारी। एजेंट से बोलें कि वो आपको एक फॉर्मेट दे दे कि कैसे एसओपी बनानी है, क्या क्या लिखना है उसके अंदर। बाकी उसके अंदर एडिटिंग आप खुद करें और लास्ट में एजेंट से वेरीफाई करवा के अपनी अच्छे से फाइल लगाएं। बाकी यार, अगर आप फाइल लगा रहे हो तो एक चीज़ का ध्यान रखें कि आप एजेंट की बातों में मत आएँ, सारे डिसीजन आप खुद से लें। और कितनी सारी वीडियोस यहाँ पे पड़ी हुई हैं, मैंने भी कितनी सारी वीडियोस बनाई हैं कि आप कैसे क्या क्या कैसे ढूंढ सकते हो। उन सबको देखें, थोड़ा एक्सपीरियंस गेन करें और उसके बाद अब फाइल लगाएं। अब कनाडा का वीज़ा आना इतना इजी नहीं है जैसे कि पहले होता था कि मज़े से फाइल लगाई, एजेंट को बोल दिया कि हमें कनाडा जाना है, तो वो आपको सारा कुछ करके दे देगा, आपको बोल देगा ये कोर्स लगा लो, ये कर लो। तो ऐसी चीज़ें चलती थी काफ़ी, लेकिन इसलिए अब ये ऐसा कुछ नहीं होता।
और एक और जो बड़ी चीज़ है वो ये है कि अभी जो कनाडा की गवर्नमेंट है, एम्बेसी वालों ने ऐसे कितने केस देखे हैं कि आइल्स में 8 बैंड्स हैं उनके आईडीपी में, लेकिन जब वो कनाडा के बॉर्डर पे इमिग्रेशन ऑफिसर के सामने जाते हैं तो उनसे इंग्लिश बोली नहीं जाती। 2-3 केस ऐसे हुए और भी कितने सारे केसेस यहाँ पे आ रहे हैं कि फेक डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं बच्चे, सारे फेक डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं। तो ऐसा मत करें, क्योंकि सीधा का सीधा 5 साल का बैन लगता है। और एम्बेसी इस चीज़ के लिए अब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुकी है। तो मेन रीज़न जो आता है उनकी रिजेक्शन का वो यही आता है कि उनको लगता है कि इनके डॉक्यूमेंट जो हैं वो फेक हैं, तो वो सीधा रिजेक्ट मारते हैं। वो आपसे ये नहीं पूछेंगे कि ये वाला डॉक्यूमेंट हमें फिर से सेंड करो, इसका वेरिफिकेशन करवाओ, वो कुछ नहीं करते, सीधा रिजेक्ट मारते हैं। और सिंपल एक रीज़न देते हैं कि आप कनाडा छोड़ के वापस नहीं जाओगे। और अगर उसके बाद भी आपको एक्चुअल रीज़न जानना है कि एक्चुअल रीज़न क्या है, उसके लिए भी आपको 2-3 मंथ की वेट करनी पड़ती है। उसके बाद वो आपको एक्चुअल रीज़न बताते हैं कि हमने आपकी फ़ाइल को रिजेक्ट क्यों किया। तो मैं ये मानता हूँ कि अगर आपकी फ़ाइल रिजेक्ट हो जाती है ना, तो वो फिर भी अच्छा है उन बच्चों से जिनकी की 10-10 महीने हो गए अभी तक रिजल्ट नहीं आया। मेरे साथ 3-4 सब्सक्राइबर ऐसे हैं इंस्टाग्राम पे जिनसे कि मेरी बात होती है, लेकिन उनका 10-12 महीने हो गए, 1 साल ही हो गया, अभी तक वीज़ा नहीं आया। उन्होंने ऑनलाइन सेमेस्टर लगा लिया, अब जो सेकंड सेमेस्टर है वो चलने लगा पड़ा ऑफलाइन, तो उसकी वजह से अब वो ऑफलाइन वाला अटेंड नहीं कर सकते, तो उनका आ गया ब्रेक। तो यहाँ से अब उनको पंगा पड़ा है कि वो अब क्या करेंगे कि अपना कोर्स को है, कॉलेज बोल रहा है हम आपकी फ़ीस को डिडक्ट करके आपके पैसे वापस कर देंगे, आप यहाँ पे आओ तो कोर्स कर लो, नहीं तो हम आपके पैसे वापस कर देते हो। अभी ये वाला पंगा पड़ा है कि 1 सेमेस्टर लगा लिया, उसका कोई वैल्यू ही नहीं है 1 सेमेस्टर लगाने की। 2 लगाए हो फिर भी बात बनती है, लेकिन 1 सेमेस्टर लगाने की कोई वैल्यू ही नहीं है, उसका कोई सर्टिफिकेशन नहीं आती, कुछ नहीं आता, कोई एक्सपीरियंस नहीं आता। तो ऐसे भी बच्चों के पैसे वेस्ट हो रहे हैं। आपका तो सिंपल रिजेक्शन है, आपको पता चल गया कि अभी आप नेक्स्ट क्या कर सकते हो। और अभी जो ज़्यादा बच्चे कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि इंग्लैंड, लंदन की तरफ मूव कर रहे हैं या ऑस्ट्रेलिया की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि उनके हाई वीज़ाज आ रहे हैं। तो आप भी ऐसा कर सकते हो अगर आपकी रिजेक्शन आती है। वैसे तो आप इन बातों का ध्यान रखो जो मैंने वीडियो में पहले बताई हैं, तो आपका होपफुली वीज़ा आ ही जाएगा। बाकी यार एम्बेसी का ट्रेंड होता है, ये चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम। अगर आप सोचते हो कि ऐसा ही हमेशा रहेगा तो ऐसा नहीं है, थोड़ी देर वेट कर लोगे तो अच्छे रहोगे। वीज़ा जब अच्छे से आने स्टार्ट हो जाएंगे तो तब अपनी फ़ाइल को लॉन्च करना, तो आपका वीज़ा आ ही जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।